दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और आज चर्चा हो रही है इंडियन पॉलिटी के एक नए सेगमेंट के रूप में संविधान की। संविधान की चर्चा अब हम शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे इसमें ज्योग्राफी और अन्य स्ट्रीम्स को भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे। आज संविधान के इस वीडियो के माध्यम से हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें किन किन बातों से अवगत कराती है और कैसे हमारे संविधान के एक मार्गदर्शक के तौर पर इसको देखा जाता है। इसको संशोधित करने को लेकर भी विवाद रहे और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर इसके लिए अपने निर्णय भी दिए। वो क्या निर्णय थे और उन निर्णयों में आखिरकार क्या प्रारूपित किया गया था, इसको भी आज हम जानने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक बात संविधान के प्रस्तावना की है, तो आप गौर करें कि प्रस्तावना किसी भी संविधान का दर्शन होती है। हमने इस बात को यहाँ पर इंटरप्रेट किया है कि ये फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होती है, यानी कोई भी संविधान किस रास्ते पे जाएगा, वो किस प्रकार की प्रकृति का होगा, उसकी सोर्स यानी कि जो उसका स्रोत है वो कहाँ से ग्रहित किया गया है, उन सभी घटक तत्वों की जानकारी अगर किसी दस्तावेज से मिल सकती है तो वो उसकी प्रस्तावना होती है। ठीक है, तो किसी भी राज्य की प्रकृति हो, चाहे उसका दर्शन हो, चाहे संविधान की विचारधारा हो या उन लोगों की विचारधारा हो जिन्होंने संविधान को बनाया, उसे अगर कहीं देखना हो तो वो आप अपने संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत देख सकते हैं। आमतौर पे हर संविधान में एक प्रस्तावना होती है, लेकिन अगर प्रस्तावना के इतिहास की बात की जाए तो आमतौर पे जो प्रस्तावना थी वो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, ने अपने संविधान में इनकॉर्पोरेट किया था, उसको शामिल किया था। और भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसने भी अपने संविधान में प्रस्तावना को स्थान दिया है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर प्रस्तावना एक संविधान का दर्शन है। पहली बात तो राज्य की प्रकृति को बताती है कि कोई राज्य किस प्रकार का होगा, साथ ही उस दर्शन को भी बताती है जिस दर्शन पर उनका संविधान आधारित होता है, यानी उसमें कौन कौन से घटक तत्व होंगे और कौन से उसके मूल्य हैं, वो सब बातें इसमें बताई जाती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने स्पष्ट किया है, प्रस्तावना किसी भी संविधान का दर्शन होती है जिसमें उसके घटक तत्वों को प्रदर्शित किया जाता है, राज्य की प्रकृति को निर्धारित किया जाता है। तो घटक तत्व क्या होते हैं मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अभी इसको आप जानते चलिए। पहले दूसरा जो पॉइंट है हमारा कि प्रस्तावना में अधिकार के स्रोत, उसकी प्रकृति, उद्देश्य और उस स्थिति का उल्लेख होता है जो उसको लागू करती है। ठीक है, यानी कहाँ से ये सोर्स लिया जा रहा है, क्या उसकी स्थिति होगी, किस स्थिति से वो लागू होगा और उसकी प्रकृति क्या होगी, ये सब जानना हो तो हमें संविधान की प्रस्तावना में देखा जा सकता है इस सभी पहलुओं को। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, उसने पहली बार संविधान में अपनी प्रस्तावना को अपनाया था। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारे संविधान की भी अपनी एक प्रस्तावना है जो कि इसका एक अनिवार्य अंग है। द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया इज द कंपल्सरी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना हमारे संविधान का एक अनिवार्य अंग है। अच्छा, जो हमारे देश की प्रस्तावना है संविधान की, आप देखें कि वो तो राज्य की प्रकृति के बारे में बताती है या संविधान किस प्रकार का हो उसके बारे में बताती है, लेकिन सवाल ये है कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसका आधार क्या है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव बनाया था जिसकी चर्चा अब मैं इसी वीडियो में करूंगा आपसे अभी। और उस उद्देश्य प्रस्ताव में जिन पहलुओं को शामिल करने की बात कही गई थी, अधिकांशतर वह पहलू भारत के संविधान सभा ने जब स्वीकार कर लिए तो उन्हीं को संविधान के नीति और निर्माण के तौर पर प्रस्तावना में स्थान दिया गया था। ठीक है, तो भारत की जो हमारी प्रस्तावना है संविधान की, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रदान किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसको जो है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसको लागू किया था, अपनी विचारधारा के तौर पे बताया था और संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया था। उद्देश्य प्रस्ताव जो कि संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और
बाद में इसको जब स्वीकार कर लिया गया तो फिर इसी को प्रस्तावना के तौर पर आगे स्थापित भी किया गया। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी भी पुकारा जाता है। द प्रीएम्बल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि कई बार सवाल एग्जाम में आता है कि संविधान की कुंजी क्या है, यानी व्हाट इज द की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यू हैव टू आंसर प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर पूछा जाता है कि आत्मा क्या है, तो संविधान का जो भाग 3 है, जो मौलिक अधिकार से संबंधित है, उसके अंतर्गत इसकी जानकारी दी जाती है। भाग 3 को आत्मा पुकारा, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा पुकारा था। ये सारे पॉइंट मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पर रिपीट कर दिए हैं। प्रीएम्बल इज द फिलोसफी ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन इन विच द constituent elements are displayed and the nature of the state is determined. The preamble mentions the source of authority, its nature, purpose, and the condition that it enforces. America is the world's oldest democracy. It adopted the preamble in the Constitution for the first time, and India, the biggest, largest democracy, and our Constituent Assembly has also adopted the preamble of Indian Constitution. ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको हिंदी में बताई थी, वो सारी बातें मैंने आपको यहाँ इंग्लिश में भी बता दी हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं प्रस्तावना पर। अब देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना, जो हमारी प्रीएम्बल है, वो साफ है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्ति में गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करती हैं। अब इसको समझते हैं इस बात को कि भारत के संविधान की प्रस्तावना मैंने आपको पढ़ के सुना दी, और भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि उसमें सत्ता का स्रोत क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ पावर। यहाँ पर आप देखें, हम भारत के लोग, ये जो शब्द आया हम भारत के लोग विद द पीपल ऑफ इंडिया, यानी जो भारत की पूरी प्रभुसत्ता है वो किसी निकाय में नहीं है, कि किसी संस्था के पास नहीं है, वो है भारत के लोगों के पास। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर समझने की क्या है कि जो प्रीएम्बल ऑफ इंडिया है, हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमको एक रास्ता बताती है कि हमारा संविधान किस रास्ते पे जाएगा। तो पहली बात तो यहाँ निकल कर आएगी, सत्ता का स्रोत किन लोगों के पास में है, तो आपको बताया जनता के पास है, यानी जो अथॉरिटी है वो जनता है, ठीक है। हम भारत के विद द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो संविधान है वो लोगों के लिए है, लोगों ने बनाया है और लोगों ने ही उसको अडॉप्ट किया है और लोग ही उसको लागू कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर ये बात आएगी स्पष्ट रूप से, आप देखेंगे कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये तीनों बातें आप समझे, कौन, हम भारत के लोग, यानी ये संविधान हम खुद स्वीकार कर रहे हैं, हमने बनाया है और इसको हम स्वीकार करते हैं, ठीक है। यानी कुल मिलाकर जो पूरी सत्ता है वो भारत के लोगों के हाथ में है। दूसरी बात यहाँ पर समझिए कि हमारी जो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमको जस्टिस प्रोवाइड कराती है, लिबर्टी प्रोवाइड कराती है, इक्वालिटी इंश्योर करती है और बंधुता यानी फ्रेटर्निटी उपलब्ध कराती है, कि ये चारों पहलू हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंग हैं। अब हमको न्याय कौन सा प्रदान करती है, तो हम देखेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सोशल, इकोनॉमिक एंड जस्टिस, ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस। इट प्रोवाइड द जस्टिस रिलेटेड टू सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी की अगर हम बात करें तो ये विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, यानी ये सब चीजें भी आपको स्वतंत्रता के तौर पर हासिल हैं कि आप जो चाहें, जिस विचार को चाहें आप प्रकट कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म उपासना पद्धति को स्वीकार कर सकते हैं, इसकी आपको छूट होगी। तीसरी बात जो यहाँ पर है वो है इक्वालिटी, समानता। आप देखें, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये दो बातें इसमें शामिल हैं,
यानी हर व्यक्ति को एक गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। उसके व्यक्तिगत जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य से संभव ना समझे। यहाँ तक कि आपातकाल भी अगर लग जाता है और आपके मौलिक अधिकार भी सस्पेंड हो जाते हैं, तो भी आपका जो अपराध के प्रति जो अपराध सिद्धि का अधिकार है और जीवन रक्षा का जो अधिकार वो बचा रहता है। ठीक है। अवसर की समानता, यानी आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा और समान काम के लिए समान वेतन है और हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त करने, चुनाव लड़ने, मतदान में अगर वो कानून के दायरे में आता है प्रदान किया जाएगा। उसमें जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय आदि के आधार पर भेद नहीं हो। तीसरी बात यहाँ पर है बंधुता। ठीक है, क्योंकि जो बंधुता जब ही बढ़ेगी क्योंकि हमारा जो देश है वो एक बहुसंस्कृति का देश है। यहाँ पर विविध धर्मों के लोग रहते हैं, जाति, पंथ, संप्रदाय, और उन सब के बीच में जो बंधुता है वही एक इतना बड़ा एक अनिवार्य तत्व है जो बांध के रखता है। ठीक है, तो इस बात को हमको ध्यान रखना है कि हमारी जो सत्ता का स्रोत है वो जनता है। जनता ने ही इसको अडॉप्ट किया है, जनता ने ही इसको जो है इंश्योर किया है अपने लिए और इसको इनेक्ट किया है बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, और ये न्याय, आपका जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की आपको प्रदान करता है। अब रही बात डेट की, तो ये 26 नवंबर 1949 को संविधान जो था वो अंतिम रूप से पारित कर दिया गया। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि ये जो 26 नवंबर 1949 है ये हमारा संविधान दिवस है, ध्यान रखना। यानी इस दिन हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था और आपके निर्वाचन, नागरिकता, कुछ विशेष उपबंध जो थे वो 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे। बाकी शेष संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। उसके पीछे एक धारणा थी, जब नेहरू जी ने एक अपना भाषण पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, द ट्विस्ट विथ डेस्टिनी, भाग्यवधु से प्रतिज्ञा। आप देखेंगे कि जब 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ तो पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य पारित किया गया था और कॉलोनियल इंडिया में, औपनिवेशिक भारत में 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनता चला आ रहा था। इसी बात की परिणति के लिए इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 की जो डेट है ये आप ध्यान रखें, ये हमारा संविधान दिवस कहलाता है। और जो 26 जनवरी 1950 है वो हमारा गणतंत्र दिवस कहलाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यही बात यहाँ पर इंग्लिश में मैंने रिपीट की है। जो हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और मैंने इसको पढ़ के बताया कि प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, इट प्रोवाइड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एंड द सोर्स ऑफ पावर इज, ठीक है, पीपल। एंड पीपल जो है उन्हीं लोगों ने इसको जो है अडॉप्ट किया है, इनैक्ट किया है, और आवर सेल्फ, या आवर सेल्फ इन खुद के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश में इसका वर्जन लिखा हुआ है, द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to it all citizens justice, social, economic, and political liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the in our unity and integrity of the people. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये अंग्रेजी में इसका अनुवाद मैंने किया। अब दूसरी बात यहाँ पर देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। मैंने इसके बारे में आपको बताया कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था और इसी को आधार बना के हमारे संविधान सभा के जो मूल्य थे उसी से हमारी प्रस्तावना का जो एक रूप है वो निखर के आया। यहाँ पे समझते हैं इस बात को कि उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें भावी संविधान की रूपरेखा के विषय में जानकारी दी गई थी और संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था। यानी ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो हमारा प्रस्तावना है भारतीय संविधान की वो किस पर एक प्रकार से आधारित है, तो आपको बताना है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा।
कब किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। कहाँ पे किया गया? तो संविधान सभा में। और ये कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखी हुई है, इसको आप देख सकते हैं, इसमें रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें कौन से वो बिंदु थे जो उद्देश्य प्रस्ताव में रखे गए थे मेन मैं आपको बता देता हूँ कि भारत एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य है। ब्रिटिश भारत कहे जाने वाले क्षेत्र भारतीय रियासतों और ब्रिटिश भारत और रियासतों के बाहर उन क्षेत्रों का जो स्वतंत्र भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं संघ होगा। संघ में सम्मिलित होने वाले क्षेत्र संविधान द्वारा निश्चित की गई सीमाओं अथवा केंद्र में निहित शक्तियों के अतिरिक्त स्वायत्तशासी इकाइयों के रूप में भारत सरकार और प्रशासन की सभी शक्तियों का उपभोग करेंगे। स्वतंत्र एवं प्रभुसत्ता संपन्न भारत संघ तथा उसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न घटकों की शक्ति का स्रोत जनता होगी, यानी जो लोग हैं वही मालिक होंगे, इसमें ध्यान रखना। ठीक है, इसमें आगे दिया गया कि भारत के सभी लोगों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आश्वासन, कानून के समक्ष स्तर, अवसर की समानता, भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। अल्पसंख्यक वर्गों, पिछड़ी जातियों, जनजातियों, दलितों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा समुचित व्यवस्था से की जाएगी। इसके लिए कमीशंस गठित किए जाते हैं, आयोग बनाए जाते हैं। ठीक है, भारतीय गणतंत्र की भौगोलिक अखंडता और इसके भूभाग, समुद्र तथा वायुमंडल क्षेत्र पर इसकी संप्रभुता की रक्षा न्यायोचित तथा सभी राष्ट्र के कानून के अनुसार की जाएगी। जैसे और लोगों के कानून है वैसे हमारे कानून है। यह राज्य विश्व शांति, मानव मात्र की कल्याण और उन्नति में अपना संपूर्ण और स्वैच्छिक योगदान करेगा। तो ये सारे मुख्य बिंदु थे आपके जो उद्देश्य प्रस्ताव का हिस्सा थे। ठीक है, इंग्लिश में भी यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये की पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रपोजल, ठीक है, प्रेजेंटेड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आगे बढ़ते हैं। अब संविधान के प्रमुख घटक, इनकी हम चर्चा करते हैं। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले स्रोत। मैंने अभी आपको बताया कि स्रोत क्या है? भारतीय जनता। संविधान जनता से शक्ति प्राप्त करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स पावर फ्रॉम द पीपल। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है? तो जो मैंने आपको बताया कि न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता इसके उद्देश्य हैं। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। नेचर, तो नेचर में क्या है कि प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणतंत्र देश है। ये सब इसकी प्रकृति है और डेट है इसकी 26 नवंबर 1949 को ये पारित कर दिया गया था। तो इसको आप ध्यान रखना। इसमें 4 बड़ी बातें मैंने आपको बताई हैं, सोर्स के बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में, प्रकृति के बारे में, डेट के बारे में। ठीक है, ध्यान रखना इसको। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अब संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन को लेकर प्रावधान है। क्या प्रावधान है मैं आपको समझा देता हूँ इसमें कि संविधान जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसने स्पष्ट किया था इसमें कि प्रस्तावना संविधान का अनिवार्य अंग है। इसमें संशोधन किया जा सकता है मगर इसकी मूल ढांचे को परिवर्तित किए बिना। ये यानी संशोधन तो इसमें हो सकता है लेकिन इसका जो मूल ढांचा है उसको परिवर्तित नहीं कर सकते आप। ये पहली बार वर्डिक्ट दिया गया केशवानंद भारती मामले में। ये 1993 में फैसला आया केशवानंद भारती केस में और कहा कि अनुच्छेद 368 आर्टिकल 360 जो हमारा अमेंडमेंट की पावर देता है कि अधीन संसद को संशोधन की शक्ति प्रदान है मगर इसके अंतर्गत उसको मूल ढांचे में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। यानी ये बात साफ है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का अनिवार्य अंग है। पहली बात तो इसमें संशोधन हो सकता है लेकिन इसके मूल ढांचे को बदले बिना। और ये बात जो उन्होंने कही वो केशवानंद भारती जो केस है 1973 का उसमें कही है। इसको आप ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब क्या संशोधन हुए? अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो संशोधन हुए हैं। इसमें एकमात्र संशोधन हुआ है 1976 में 42वां संविधान संशोधन। जो अब हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 है, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, उसने
इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा परिवर्तित किया है स्वरूप को हमारे संविधान में। इसमें प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। इसको आप ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रस्तावना संविधान का अनिवार्य अंग है, उसमें संशोधन तो किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में निर्णय दिया था, लेकिन जो परिवर्तन हो सकता है वो संविधान के मूल ढांचे के को छोड़कर। अगर मूल ढांचा परिवर्तित होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकती है। और 42वें संविधान संशोधन को एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और एकमात्र संशोधन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट जो हमारा प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हुआ है वो 42 में 42 अमेंडमेंट है और 1976 में हुआ था। इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ दिया गया था, ध्यान रखना इस बात। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने प्रस्तावना को अपना लिया और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि इसको संशोधन का शक्ति है पार्लियामेंट के पास, लेकिन मूल ढांचे को छेड़े बिना। तो प्रस्तावना से रिलेटेड जो निर्णय आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी आप जान लो। सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आए हैं, बेरुवाड़ी संघ मामला 1960 पहला, इसमें जो है वो प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था, ध्यान रखना इस बारे में। प्रीएम्बल वाज नॉट द कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय को बदल दिया और कहा कि नहीं, जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, और स्पष्ट किया कि इसमें संशोधन हो तो सकता है लेकिन मूल ढांचे को परिवर्तित किए बिना। समझिए बात। और वही निर्णय LIC मामला 1995 का था, जिसमें आर्टिकल 368 के अधीन संशोधन की शक्ति को तो माना, मगर ये कह दिया गया कि मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये निर्णय आए थे बेरुवाड़ी संघ मामले में। ये पहली बार मान लिया गया कि संविधान जो है वो प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है, लेकिन अपने ही निर्णय को 13 वर्ष बाद पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और केशवानंद भारती मामले भी मील का पत्थर है, आप ध्यान रखना। इस बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा भी गया परीक्षा में। ठीक है, कि किस मामले में मान लिया गया था कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अनिवार्य अंग है। तो ये आप बता दीजिएगा, इसको मैंने आपको बताया। तो इसको पढ़ना है बच्चों, और सेहत का ध्यान रखिए। थोड़ा मेरी भी सेहत में दिक्कत थी तो वीडियो थोड़ा लेट हो गई आने में आज, लेकिन अभी जल्दी आएंगी और वीडियो भी, तो इसको पढ़िएगा। और मैं पॉलिटी पर अभी इसमें काफ़ी चीज़ें आपको बताऊंगा, इसको आप ध्यान से देखते जाइए। और अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।